उसे पता क्या लगा कि लोग जिन चैलेंजेस को झेल रहे हैं उनमें लोग पुलिस से डरते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से डरते हैं। तो दो लोगों पे उनका भरोसा होता था उस टाइम पे। एक जर्नलिस्ट पे होता था कि इनके सामने पुलिस वाले कुछ नहीं बोलेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन वाले कुछ नहीं बोलेंगे। जहाँ उनके पेन निकलने लग जाएंगे, कॉपी निकलने लग जाएगी जर्नलिस्ट की, उनसे डरेंगे। या फिर काला कोट खड़ा होगा, सेटल करने के मूड में हो, किसको खत्म करने के मूड में हो, अपनी परेशानियां बढ़ाओगे या इस चीज को निपटा दोगे। कह रहे नहीं जी हमारा पीछा छुड़ा दो। बहुत से लोग ऐसे कह देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं नहीं जी मुझे तो उसको सबक सिखाना है। मैंने हाथ जोड़ लेता हूँ, अगर सबक सिखाना है किसी को तो मैं वकील नहीं हूँ आपके लिए। ऑलमोस्ट मीटिंग्स जितनी होती है मैं ऐसे ही कर लेता हूँ कभी भी किसी तरह से। अब किसी की कोई प्रॉब्लम हो गई, यूजुअली मैं नहीं जाता पुलिस स्टेशन में या कहीं पे भी, पर किसी की परेशानी हो गई तो कोई बात नहीं, पजामे और टी शर्ट में भी गए हैं, पुलिस वाले पूछते हैं कैसे आए हो, भाई तमीज से बात कर ले। फ्यूचर फॉरवर्ड टॉक के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ गेस्ट हैं संजय मौर्या जी। संजय मौर्या जी पेशे से एक वकील है, पर वकील नहीं है। कैसे वकील नहीं है, इस पूरे एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो अपने वकालत के पेशे को कैसे समाज सेवा के रूप में देखते हैं, कैसे उनकी नई यूनिक टेक्निक से हमेशा उनका मानना रहा है कि कोर्ट के बाहर कैसे जो है लड़ाइयों को सुलझाया जा सकता है। संजय जी स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका बहुत। आप अपने आप को बोलते हैं कि मैं वकील नहीं हूँ, पेशे से आप वकील हैं, एडवोकेट है, आप एक लॉ फर्म चला रहे हैं, बट आप वकील कैसे नहीं है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उस बारे में कुछ बोलिए। जब मैं वकालत में आया था या मैं पढ़ाई कर रहा था, उससे पहले मैं जर्नलिज्म में था। वहाँ पे रहकर मुझे बहुत सारी चीज़ें पता लगी। उसे पता क्या लगा कि लोग जिन चैलेंजेस को झेल रहे हैं उनमें लोग पुलिस से डरते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से डरते हैं। तो दो लोगों पे उनका भरोसा होता था उस टाइम पे। एक जर्नलिस्ट पे होता था कि इनके सामने पुलिस वाले कुछ नहीं बोलेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन वाले कुछ नहीं बोलेंगे। जहाँ उनके पेन निकलने लग जाएंगे, कॉपी निकलने लग जाएगी जर्नलिस्ट की, उनसे डरेंगे। या फिर काला कोट खड़ा होगा। तो उन दोनों चीज़ों में मैं था उस टाइम पे। फिर जब मैं लॉ में एडमिशन ले रखा था और जर्नलिज्म में ऑलरेडी मैं परस्यू कर रहा था फील्ड को, तो एक चीज़ समझ में आई कि इस प्रोफेशन को लोग प्रोफेशनल पेशेवर रूप में करते हैं और पैसे कमाने की मशीन बना के चलते हैं। लोगों को डरा कर कानून का जो भय पुलिस वाले भी दिखाते हैं, वकील भी दिखाते हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आम आदमी के बीच में से कानून का भय कैसे हटाया जाएगा? कानून किसके लिए बनाया जाता है? एक आम आदमी के लिए। हमारी जो है आम आदमी की सहायता। गुंडा बदमाश जो होता है उसके लिए कायदे कानून है नहीं। हाँ। वो तो सड़क पे फैसले कर लेते हैं, चाकू मार दिया किसी को, गोली मार दी किसी को, वो गुंडे बदमाशों का काम है। जब आदमी त्रस्त होता है, दुखी होता है और परेशान होता है तो कहाँ जाता है? सबसे पहले कहता है पुलिस में जाऊंगा। किसी को कहता है कि धमकी कोई किसी को देता है तो कहता है तुझे कोर्ट में देख लूंगा। तो हमें न्याय व्यवस्था पर, कानून व्यवस्था पर विश्वास होता है एक आम आदमी को। तो उस आम आदमी के विश्वास को कैसे बहाल किया जाए, वो कानून है। उस कानून में विश्वास जगाने के लिए ही मैंने ये सोचा कि किस तरह से आम आदमी के इस विश्वास को पूरी तरह से पक्का किया जा सकता है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ, कोई मेरे पास अगर चल के आता है, बोलता है जी वकील साहब ऐसे ऐसे केस देख लो, मैं उसकी ग्रेविटी समझता हूँ। ग्रेविटी समझने के बाद बोलता हूँ क्या आप इसको सेटल करने के मूड में हो, किसको खत्म करने के मूड में हो, अपनी परेशानियां बढ़ाओगे या इस चीज को निपटा दोगे। कह रहे नहीं जी हमारा पीछा छुड़ा दो। बहुत से लोग ऐसे कह देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं नहीं जी मुझे तो उसको सबक सिखाना है। मैंने हाथ जोड़ लेता हूँ, अगर सबक सिखाना है किसी को तो मैं वकील नहीं हूँ आपके लिए। अगर आपने इस मामले को खत्म करना है, आप उसको भी सही रहने दो, आप भी सही रहो। उसकी गलती हो उससे माफी मंगवाई जाएगी, आपकी गलती हो आप माफी मांग लो। छोटा बड़ा कोई नहीं होता। हाँ, कई बार गुस्से में ऐसा होता है कि ईगो प्रॉब्लम्स के अलावा कभी कुछ नहीं होता। कानून में निपटारे का सॉल्यूशन होता है एक एडिशन, एडीआर बोलते हैं हम लोग, एडिशनल अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। हम लोग उस पर हम बहुत काम करते हैं। गवर्नमेंट भी इस पर बहुत काम करती है। गवर्नमेंट चाहती है समझौते हो, मीडिएशन हो, मिटिगेट हो, मामले खत्म हो। मैं उसको जिसे कहते हैं आत्मसात करके बैठा हूं। मैं झगड़ों में पड़ना ही नहीं चाहता। वकालत होती है, वकालतनामे साइन करता हूं, ठीक है, लेकिन मैं पहले कह देता हूं कि इस केस को आप अपने हिसाब से चलाएंगे, मेरे हिसाब से चलने देंगे। वकील लोग, लॉयर लोग किसी से बात नहीं करते हैं। लेकिन मैं, आप सामने मेरे क्लाइंट को देखोगे बैठे हुए, आप मेरे साथ कभी बैठना, मेरा क्लाइंट रो जाएगा, मैं उसकी पूरी बात सुनूंगा। उसकी सिर्फ बात सुनने भर से उसका आधा गम दूर हो जाता है। फिर जैसा मैं बोलूंगा कि केस को रखना है या खत्म करना है, निपटाना है या चलाना है, वो सब मैं तय करता हूं। मैं नहीं चाहता मेरा कोई भी क्लाइंट आए वो दुखी रहे। क्यों अपनी जिंदगी जिए भाई, क्यों भसड़ में पड़ना, क्यों जिंदगी खराब करना। जैसा कि आपने कहा कि हम वकालत के काम कम और लोगों के मुद्दे ज्यादा सुलझाते हैं, वो दिख भी रहा है। आप इस पॉडकास्ट में आए हुए हैं और आपने जो है वकीलों की जो जनरल यूनिफॉर्म होती है, काला कोट जिसको बोला जाता है, आपने जो है व्हाइट एंड ब्लैक यूनिफॉर्म जो रहती है वो नहीं पहनी हुई। वो यूनिफॉर्म है हमारी, कोर्ट के लिए होती है, लिटिगेशन के लिए होती है।
ऑलमोस्ट मीटिंग्स जितनी होती है मैं ऐसे ही कर लेता हूँ कभी भी किसी तरह से। अब किसी की कोई प्रॉब्लम हो गई, यूजुअली मैं नहीं जाता पुलिस स्टेशन में या कहीं पे भी, पर किसी की परेशानी हो गई तो कोई बात नहीं, पजामे और टी शर्ट में भी गए हैं, पुलिस वाले पूछते हैं कैसे आए हो, भाई तमीज से बात कर ले, हमारे लिए बैठा है। संजय जी, अभी जैसे आपने बोला कि ज्यादातर जो कोर्ट के अंदर लड़ाई झगड़े हैं, जो समस्याएं हैं लोगों की, वो ईगो की प्रॉब्लम्स है ऑलमोस्ट। और ईगो में क्या होता है कि किसी ने गुस्से में किसी को कुछ बोला, गुस्सा आया, टेम्परेरी गुस्सा किसी बात पे आ जाता है, वो सही हो सकता है, गलत हो सकता है, वो बात की बात है, बट गुस्सा आया, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी को किसी ने थप्पड़ मार दिए, गाली दे दी, तो उसके बाद वो ईगो पे आ जाती है बात। जैसा कि आपने कहा कि मुझे गाली कैसे दे दी, मुझे बोल कैसे दिया, मैंने इसके लिए इतना कुछ करा और उसके बाद ऐसे मेरे को बोल रहा है। तो कोर्ट कचहरी में लड़ाई झगड़े ईगो के रहते हैं। तो ईगो को मतलब आप कैसे सुलझाने की कोशिश करते हैं? आपने जैसे बताया कि उनको भाई माफी मांगनी है, माफी मांग ले, लेकिन जब कोर्ट तक मामला चला गया, भाई गुस्से में आया, कोर्ट तक चला गया, अब कोर्ट में चला गया, तो कैसे उन दोनों के बीच में मतभेद को सुलझा के आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करते हैं, या क्या आपकी एक जनरल प्रैक्टिस उसमें क्या रहती है? आप परिवार में रहते हैं, आपके अपने घर में माँ बहन पिता, इन सब से कभी झगड़े होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, एक दो दिन बात नहीं करते, फिर थोड़ा सोचते हैं चल कुछ उसने कहा कुछ मैंने भी कहा तो उसको ठीक है, कोई नहीं, साथ रहना है, वैसे करके सुलझाने की कोशिश करते हैं। आपने जवाब अपने आप दे दिया। आप कम्युनिकेशन में रहिए, आप कम्युनिकेशन में रहिए। जिसको कहते हैं लोग दुश्मन है मेरा, गुंडा है, बदमाश है, दुश्मन है, मैं इसके साथ लड़ाई कर रखी है, इसके साथ जाना नहीं है, आना नहीं। मेरे साथ बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए हैं। एक समय चुनाव था, मेरी सिस्टर का चुनाव था, बहन का चुनाव था मेरा। हम लोग अपने गांव में गए हुए थे, मेरी सिस्टर यंग थी बहुत, मैं अर्ली एज में था, मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, मेरी सिस्टर पास आउट थी, मास्टर्स किया था उसने, उसका इलेक्शन चल रहा था। पता लगा कि जो हमारा अपोनेंट है, रिलेशन में लगते थे, वही भाई लगते थे हमारे कहने को तो, पर उनके साथ के लोग, उनके ग्रुप के लोग और दूसरे लोगों ने पता लगा कि सिस्टर के बारे में कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है और दूसरी चीजें बोली हैं, और वो वहाँ पे बाहुबली भी हैं। कोई बात नहीं, हम तक खबर पहुंची, पापा कह रहे ऐसा तो नहीं बोल सकते वो लोग, उल्टा सीधा। मम्मी कह रही नहीं नहीं बोल सकते। अब मेरे को तो पता है बात तो करनी, सबने ये मना करा कि उस तरफ नहीं जाना है आपने। मैंने सुबह ही गाड़ी उठाई, तसल्ली से उनके घर के आगे जाके गाड़ी लगा दी। वो जैसे फिल्मों में होता है ना, कैरेक्टर जिस तरह के होते हैं बाहुबलियों के, सुबह सुबह घर के बाहर खड़ा होना, लोग भीड़ खड़ी है दुनिया भर की, और वो शॉल ओढ़ के खड़े हैं, तसल्ली से वो लोगों को आश्वासन दे रहे हैं। वैसे ही खड़े थे सेम भाई साहब हमारे, जिनके अपोनेंट हम तो, हमारी सिस्टर लड़ रही थी चुनाव। मैंने जाके गाड़ी हॉर्न बजाया, उनके आगे गाड़ी रख के रोक दी तसल्ली से, शीशा नीचे किया, भाई साहब नमस्कार। भाई साहब कुछ कर ही नहीं पाए, बाहुबली थे होंगे, कहीं रिश्ता भी था किसी तरह से, वहां के दबंग भी थे, बड़े नेता भी थे, कुछ नहीं बोला। बोले अरे संजय भैया नमस्ते, ठीक हो? हाथ जोड़े, मेरे सर पे हाथ रखा, मेरे कंधे पे हाथ रखा, मुझे उतारा नीचे, बैठो चाय पियोगे। सब लोग जितने थे सांप सूंघ गया सबको, उन सब लोगों को सांप सूंघ गया कि भाई ये तो दुश्मन है अपने आप में हमारा, और ये बीच में आके खड़ा हो गया, और ये भाई साहब ने इनके सर पे हाथ रख दिया। वो मुझे लेके गाड़ी से मैं उतरा, मेरी गाड़ी लगाने के लिए भी ड्राइवर को बोला कि भाई गाड़ी पार्क कर दे भैया। गाड़ी मेरी पार्क की गई, मुझे बिठाया, वो सब लोग जैसे खड़े हैं वैसे ही खड़े हैं, मेरे साथ बैठे, तसल्ली से चाय पी, पानी पिया। फिर मैंने बोला भाई साहब चुनाव है, चुनाव को चुनाव की तरह किया जाए, मैं आपका छोटा भाई हूँ तो वो भी आपकी बहन है। कह भैया मेरी तरफ से कोई ऐसी चीज नहीं है। मैंने कहा मेरे सुनने में आई है, बाकी आप देख लें। मैंने इतना बोला, नमस्ते किया, आ गया, बहुत सौहार्द से चुनाव निपटा हमारा। अच्छा संजय जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा, आप के साथ बहुत सारे अनुभव हैं, सारी चीज़ें हैं। जनरली हमने कई बार देखा है कोर्ट के अंदर, फिल्मों में, न्यूज़ में सुना है, मतलब पर्सनली वैसे नहीं देखा, कई बार बहुत सारी लड़ाई झगड़ा कोर्ट के अंदर होता है, आपस में दोनों पार्टियां भी लड़ने लग जाती है। गुस्सा तो होता ही है भाई, गुस्सा होता है, ईगो है, तभी जाके वो कोर्ट में आए हैं। किसी भी सब्जेक्ट पे लोग आपस में कोर्ट के अंदर भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। बिल्कुल। तो कुछ ऐसा किस्सा आप मजेदार सुनाना चाहोगे जिसमें देख के आपको आश्चर्य हो, यार ऐसा भी होता है, और उसके ऊपर हंसी भी छूटे? कोई ऐसा मजेदार किस्सा कोर्ट का कोई आप सुनाना चाहें तो? किस्सों की तो लाइन लगी पड़ी है कोई किस्से तो बहुत बेहतरीन है। किस्सों का एक किस्सा छोटा सा है, वो बताता हूँ, बहुत आसान सा है कि कोर्ट में जब मामले जाते हैं, चाहे तो सुलझ सकते हैं, पर ये झगड़े का नहीं बता रहा मैं, एक अलग ट्रेंड पे जाके बता रहा हूँ। एक डॉक्टर साहब थे, उनका मुकदमा था, मैं उनका डिफेंस में था, अपोजिट काउंसिल था मैं उनका। उनकी माता जी का देहांत हो गया था फरवरी में, मेरे पास मुकदमा आ रखा था। अब वो सोच रहे थे कि ठीक है इसका फैसला जल्दी से हो जाएगा, और वो उल्टी सीधी दलीलें देते थे,
गलत सलत फैक्ट्स पेश करते थे कोर्ट में, सिविल मैटर था, तो कोर्ट में डेट्स लग जाती हैं, 3-3 महीने की डेट, 4-4 महीने की डेट लग जाती हैं। तो जो मेरे साइड से मेरी जो पार्टी थी वो भी कह रही भैया कुछ नहीं हो रहा, ये तो केस हम लगता है हार जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। मैंने कहा देखो हारने की बात नहीं है, हार जीत तो अलग चीज है, वो तो सर्कमस्टांसिस पे, एविडेंसेस पे, सब चीजों पे डिपेंड करेगा। आपने मामले को सेटल करना है या नहीं करना मुझे आप बता दो। कि नहीं भैया जैसा आप करोगे वैसा करेंगे। मैंने बोला कोर्ट में जाके एक एप्लीकेशन तैयार करी। एक एप्लीकेशन तैयार करके मैंने बोला, गवाहियां हमारी खत्म हो चुकी थी, उसमें गवाहियों का सिस्टम होता है, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होते हैं हमारे जैसे, तो गवाहियां हमारी खत्म हो चुकी थी। मैंने जाके एक एप्लीकेशन जज साहब के सामने दी। जज साहब यंग आए थे, 2 साल के बाद वो ट्रेनिंग के खत्म करने के बाद सीट पे बैठे हुए थे और उनको ज्यादा 1-1.5 महीना ही हुआ था। मैंने जाके उनके सामने एप्लीकेशन दी, उनको बोला जी गवाही के लिए ये जो ओनर है इनको बुला लिया जाए, क्योंकि जो कोर्ट में पेश हो रहे थे डॉक्टर साहब वो AR थे, AR मतलब ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव थे वो, उनके जो उनकी मदर थी उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी थी। मैंने उनको एप्लीकेशन दी कि इनकी गवाही करना चाहता हूँ, मैं इनको बुलाना चाहता हूँ कोर्ट में, क्योंकि वो कभी नहीं आए, प्रॉपर्टी ओनर है, कैसे साबित होगा, कैसा भी होगा। तो डॉक्टर साहब कह रहे वो कैसे आ सकते हैं, उनके वकील साहब भी बोले कि वो कैसे आ सकते हैं जी। मैंने कहा क्यों नहीं आ सकते, कह रहे गवाहियां खत्म हो चुकी हैं। मैं कहा जी कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है 161 में, 151 में, CPC में, कोर्ट बुला सकता है कभी भी, किसी भी स्टेज पे बुला सकते हैं। मुझे डाउट है, आपको बुलाना पड़ेगा। एडवांस नोटिस के लिए बोल देते हैं, दे दें आप नेक्स्ट डेट मुझे कोई भी। मैंने जज साहब के सामने एप्लीकेशन दे दी। जज साहब ने बोला क्या तकलीफ है, बुला क्यों नहीं सकते, वो तो कभी आए भी नहीं है। कहते जी वो कहाँ से आएंगे, क्यों भाई वो क्यों नहीं आ सकते, कहते जी वो तो ऊपर चले गए। ऊपर चले गए मतलब वो तो मर गए, कब मरे, फरवरी में। मैंने कहा जज साहब यहाँ पे एक पॉइंट है, अब मेरी एप्लीकेशन आप मुझे वापस कर दें। मैंने एक दूसरी एप्लीकेशन उनको दे दी कि सूट अबेट कर दिया जाए, सूट खत्म कर दिया जाए, क्योंकि जो ओनर ही नहीं लड़ेगा कौन। पूरा कोर्ट में ठाके लग गए, ये क्या हो गया। जज साहब देखने लगे शक्ल मेरी, जज साहब देखने लगे शक्ल उनकी। कहते भाई डॉक्टर साहब माता जी आपकी है नहीं, गवाही उनकी हुई नहीं, आ सकती नहीं है, ये तो सूट अबेट हो गया। वो कह रहे जी ये मैं कैसे लाऊंगा माता जी को, वो तो ऊपर चले गए। मैंने कहा जज साहब 6 से 8 महीने के बीच के आसपास का गैप है, इन्होंने कोर्ट को ये इन्फॉर्म करना भी बेहतर नहीं समझा, कोर्ट को धोखे में रखा कि भाई इनकी माता जी हैं ही नहीं जिनकी तरफ से केस लड़ रहे हैं। ऐसे मुद्दे, ऐसे इंसिडेंट बहुत हो जाते हैं। जो केस लड़ रहा है वही नहीं है। AR तो कोई भी हो सकता है। उनके माताजी के जो पुत्र थे वो होते, या उनका भतीजा हो सकता था, भाई हो सकता था, कोई भी हो सकता था। लेकिन कोर्ट को धोखे में रखते हैं लोग, फैक्ट्स को छुपा देते हैं, नहीं छुपाने चाहिए। वो सूट मेरे पेपर में आ गया। संजय जी, एक आम आदमी जो लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहता, जो शांति से रहना चाहता है, लड़ाई कोई करना नहीं चाहता, डिस्प्यूट्स में कोई पढ़ना नहीं चाहता, बट समय की नजाकत ऐसी होती है, कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि लड़ाई झगड़ा हो जाता है, गुस्सा आ जाता हो सकता है, मार पिटाई हो जाती है, हो सकता है। तो एक आम आदमी को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम छोटे मुद्दे जो हैं, ठीक है ना जी, वो आपसे ना हो, या उनको जो है आपस में कैसे सुलझाया जा सके। कुछ चीजें जो हैं, इंसान जो है वो छोटी मोटी लड़ाई झगड़े और इन सब के किस्से कहानियां कोर्ट तक ना पहुंचे, आपस में सुलझा सके। कुछ एक टिप्स या कुछ एक सजेशन आप एक आम नागरिक को क्या देना चाहेंगे? बहुत आसान है। आपको अपने अंदर संयम रखना पड़ेगा, ईगो को त्यागना पड़ेगा। संजय जी वो तो है ही नहीं दुनिया में, यही तो दिक्कत है। क्यों नहीं है? क्या आप अपना फोन एक दिन के लिए छोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं छोड़ सकते लोग। मैं छोड़ सकता हूँ, इसीलिए मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। आप मुझसे कहें आप अपना फोन छोड़ दें, घर के लैंडलाइन पे डिपेंड रहे, मैं हो जाऊंगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिकली चीजें आती चली जा रही हैं, इंसान नेचुरल रह ही नहीं पा रहा। आपको नेचुरल रहना है, आपके बेसिक्स पे लौटना पड़ेगा। आप उनको यूज करो। टेक्नोलॉजी अच्छी चीज है, पर टेक्नोलॉजी का जो मिसयूज है ना, वो हमारा दिमाग खराब करने में लग रहा है। शोल्डर्स में पेन आ रहा है, फोन पे हम ऐसे रहते हैं, लैपटॉप पे ऐसे रहते हैं, रिलैक्स कर ही नहीं पाते। आप टेक्नोलॉजी को यूज करें, टेक्नोलॉजी आपको यूज ना करे। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी हमें ड्रिवन कर रही है, हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन नहीं है। हाँ। और संजय जी अभी तो हम बात करें कि AI बड़ी तेजी से आ रहा है, टेक्नोलॉजी के ऊपर और डिपेंडेंसी बढ़ने वाली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, लोग और जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर चले जाएंगे। भविष्य आपको क्या लगता है वकालत का भी? क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम AI की भी बात करें तो व्हाट इज द AI डेटा पकड़ता है कि अगर ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा तो इसका आउटपुट जो है ये आएगा। वकालत में भी अगर हम डिटेल्स में चेक करें तो सब चीजें लिखी हुई हैं। बिल्कुल, सारे सेक्शन है, CRPC जो है बदल के BNS हो गया, एवरीथिंग इज रिटन। उसमें क्या होगा तो क्या होगा, ये होगा तो इसका ऐसा होगा, और इसका जो है इस पे इतने साल की सजा है, इतने का चीजें वो हैं, प्लस
जो कोर्ट ने पुराने के पुराने वर्डिक्ट्स दिए हैं कि इस केस में ऐसा हुआ तो इसके बचाव में ये हुआ, इसमें 6 महीने की सजा होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि ऐसा हुआ था तो इसका बदले में ऐसा हुआ, तो उसके बिहाफ पे भी कोई एक जजमेंट आया हुआ है, वो सब भी सेम है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सारा का सारा डेटा दे दिया जाए तो फैसला तो वो भी सुना सकता है। बिल्कुल, जज रिव्यू कर लें उसको जो है कि सही है या नहीं है, पूरे चीजों को देख के। तो जो एक कोर्ट को सेटल होने में, किसी केस को सेटल होने में 3-4 साल लगते हैं, हो सकता है 3 महीने में हो जाए।